हर हर महादेव बोल करके जैसे ही मैंने लाइव पर क्लिक किया, भाई साहब स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आज मैं भी टेक्निकल टीम बन गया। मैं भी क्या बन गया? टेक्निकल टीम बन गया, है ना। लेकिन कोई नहीं भाई, हमारे साथ यूट्यूब मजाक कर रहा है ना। हाँ ठीक है। हाँ, क्योंकि बच्चों हम आपके साथ जो लाइव जुड़ते हैं वो OBS नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू जुड़ते हैं। तो OBS बेचारा लाइव कर रहा है, यूट्यूब उसको लाइव शो ही नहीं कर रहा, है ना। लेकिन अब चलो हम जुड़ गए, शो भी हो गए, दिखने भी लग गए जी, है ना। तो वेलकम 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 WC WC WC, है ना। बिल्कुल शुरू करते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, एक खुशखबरी के साथ शुरू करूंगा कि विजय एजुकेशन ने जो गिफ्ट की घोषणा करी थी वो दिन बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से बेटा बहुत ही बड़ा गिव अवे शुरू होने जा रहा है, जिसके द्वारा विजय एजुकेशन का एक फ्री बैच है। विजय एजुकेशन का एक फ्री बैच है बेटा, और उस फ्री बैच के अंदर बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों ने एनरोल किया है। आपने अभी भी अगर फ्री बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आप भी फ्री बैच के साथ जुड़ जाइएगा। इस फ्री बैच में बहुत सारे टेस्ट, DPPs, है ना, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उनमें जो बच्चे अच्छी तरह से जवाब देंगे उनको 1 जनवरी से लेकर के और 9 जनवरी तक, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक ये टेस्ट वगैरह चलते रहेंगे, जिसमें डेली किसी न किसी बच्चे को प्राइज मिलेगा, है ना। एक एक दिन छोड़ के ये टास्क आएंगे, और जिसमें हर बच्चे को कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई इनाम मिलेगा। किसी को T-शर्ट, किसी को वाटर बोतल, किसी को डायरी और पेन, है ना, किसी को फ्री बुक, है ना। तो आप सब लोग जो हैं, जिन्होंने विजय एजुकेशन का कोई बैच लिया है तो भी ठीक, और कोई बैच अगर नहीं भी लिया हुआ है तो भी ठीक, ये जो गिव अवे वाला बैच है ये सभी के लिए फ्री है बेटा। ये एक फ्री बैच है विजय एजुकेशन ऐप के अंदर, और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो केवल कितने दिन की है? 15 दिन की है ना। हाँ जी, 15 दिन के लिए ही एक फ्री बैच बनाया है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, है ना। और आप विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके और इस बैच को ज्वाइन कर लो। इसमें 1 जनवरी से अलग अलग तरह के छोटे छोटे टास्क आती रहेगी, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आपको अच्छे क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और एक तरह से कंपटीशन भी होगा आप विजियंस में। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा आज का सेशन हम स्टार्ट किए देते हैं। इवोल्यूशन वाला हमारा चैप्टर है, और इवोल्यूशन के जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवाने वाला हूं। हाँ तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड? बेटा फॉसिल की जो स्टडी है, जीवाश्मों का जो अध्ययन है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये आपको बताना होगा। इकोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी, बायोलॉजी या जूलॉजी? बताइएगा। स्टडी ऑफ फॉसिल, जया, सानिया, लोकेश, ज्योति, नरगिस, सुभाष। हाँ बहुत ही बढ़िया बेटा। रश्मि, शिखा, कृति, शकीना, विवेक, बहुत खूब बेटा, बहुत ही बढ़िया। पैलिएंटोलॉजी होगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। जीवाश्मों के अध्ययन को, फॉसिल की स्टडी को बेटा क्या कहते हैं? पैलिएंटोलॉजी। यहां मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आप लोग भी लिख लेना, जिनको अपन जीवाश्म कहते हैं, ये बेटा जीवाश्म हम कहां से निकालते हैं बताइए? कौन सी चट्टानों से? भाई चट्टान की खुदाई से प्राप्त होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कौन सी चट्टान? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कौन सी चट्टान की खुदाई से जीवाश्म प्राप्त होते हैं? मेरे प्यारे विजियंस, हमेशा ध्यान रखना बेटा, सेडिमेंट्री रॉक। लिख लेना सारे बच्चे अपने नोट्स के अंदर बेटा, सेडिमेंट्री रॉक। यह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। अवसादी चट्टान, जीवाश्म कौन सी चट्टान से निकलते हैं? तो याद रखना बेटा, जीवाश्म जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी जो चट्टान है ना, इन चट्टानों से निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच मेथड इज यूज फॉर डेटिंग फॉर फॉसिल या एज डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल? बेटा फॉसिल की एज, फॉसिल कितना ओल्ड है या कितना न्यू है, यह कैसे पता चलेगा भाई? बताओ। देखे, जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? पहला है कार्बन डेटिंग, यानी कार्बन डेटिंग का दूसरा नाम है रेडियो एक्टिव कार्बन मेथड, दूसरा एक्सरे, तीसरा CT स्कैन, और चौथा है माइक्रोस्कोप। जल्दी बताना बेटा, सही क्या होगा?
कौन से मेथड के द्वारा हम फॉसिल की एज पता लगा सकते हैं बेटा? जीवाश्म कितना पुराना है या कितना नया है, ये कैसे पता चलेगा? रेडियो लेबल कार्बन के द्वारा। अनुराधा बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? रेडियो लेबल कार्बन के द्वारा, रेडियो सक्रिय कार्बन के द्वारा बेटा हम ये पता लगा लेंगे कि कोई भी जीव की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अंदर जो कार्बन है वो लगातार अपघटित होता है बेटा, और उसी के आधार पे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि उसकी डेथ कितने समय पहले हुई थी, उसकी मृत्यु कितने समय पहले हुई थी बेटा। एक बार प्लीज इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा सारे बच्चे। अगर आप विजय एजुकेशन पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज बेटा इस चैनल को एक बार सारे बच्चे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बात आपको और बोल रहा हूं बेटा, आज अपना जो सेकंड चैनल है विजय क्लासेज के नाम से, आज अपना विजय क्लासेज के नाम से जो सेकंड चैनल है, जिसके ऊपर बेटा, जिसके ऊपर अपन एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल के जो डिप्लोमा होते हैं, उन डिप्लोमा में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। आज अपना जो सेकंड चैनल है बेटा वो 1 लाख का होने जा रहा है। महज उसमें 200 सब्सक्राइबर घट रहे हैं भाई साहब। कितने? 200 सब्सक्राइबर घट रहे हैं। मैं आप सब बच्चों को कहना चाहता हूं, जैसे ही ये क्लास एंड हो जाए एक एक बार उस चैनल पे जाके बटन जरूर दबा देना। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। क्यों है एग्जाम में आया हुआ है और कई बार आता है और आता रहेगा। क्वेश्चन है आर्कियोप्टेरिक्स किन 2 वर्गों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स एक तरह का फॉसिल है बेटा, यह एक प्रकार का जीवाश्म है, ध्यान रखना, जो हमें खुदाई से मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच 2 क्लास? ऐसे कौन से 2 वर्ग है जिनको जोड़ने वाली कड़ी है? बताओ देखें। एम्फीबियन और रेप्टाइल, रेप्टाइल और बर्ड, बर्ड और मैमल्स, फिश और एम्फीबियन। बताओ देखें किन को जोड़ने वाली कड़ी है और क्यों? अगर ये कनेक्टिंग लिंक है तो क्यों है बेटा? रेप्टाइल एंड बर्ड। हाँ, भावनेश बिल्कुल सही है, विजय लक्ष्मी, मोहित, कामिनी बेटा, प्राची वर्मा, मंतासा, वेरी गुड। एक बार सारे बच्चों के लिए क्लैपिंग। वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। रेप्टाइल एंड बर्ड, लेकिन क्यों? वजह क्या है? इसको हम सरीसृप और बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक क्यों कह रहे हैं बेटा? वजह क्या है इसकी? वजह यह है बेटा कि जब इसका फॉसिल हमें मिला, इसका जब जीवाश्म मिला, तो इस जीवाश्म को देख करके हम चकित रह गए बेटा। इसके अंदर रेप्टाइल वाले लक्षण भी थे और बेटा इसके अंदर बर्ड वाले लक्षण भी थे। यह पक्षियों की तरह भी दिख रहा था और यह बेटा सरीसृप की तरह भी दिख रहा था। तो सरीसृप के समान इसके अंदर टेल थी, यानी पूंछ थी। पक्षियों के समान इसमें बेटा फीदर थे, मतलब विंग थे, पंख थे, और इसके पास बीक थी, मतलब चोंच थी। ठीक है ना? तो पक्षियों वाले भी लक्षण और सरीसृप वाले भी लक्षण। जब इसका अध्ययन किया गया तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा पता है बेटा? हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि आज के समय के जितने भी बर्ड है ना, बर्ड बेटा, इन बर्ड के पूर्वज कौन है? रेप्टाइल, यानी सरीसृप से ही पक्षियों की क्या हुई है बेटा? उत्पत्ति हुई है, विकास हुआ है ना? यह आर्कियोप्टेरिक्स के स्टडी से पता चला, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना बेटा? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो, जैसे कि ये आपके सामने क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षी का कौन सा लक्षण मौजूद था? विच बर्ड कैरेक्टर वाज प्रेजेंट इन आर्कियोप्टेरिक्स? आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षियों वाले कौन से लक्षण थे? कौन सा ऐसा लक्षण है जो पक्षियों वाला था? भाई रेप्टाइल वाला कौन सा था? आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप वाला लक्षण। एक तो मैंने बोल ही दिया, टेल थी, इसके पास पूंछ, और इसके पास में टीथ थे, टीथ इन बीक। चोंच के अंदर दांत, मतलब जबड़े में दांत, चोंच में दांत। तो एक तो दांत का पाया जाना, पूंछ का पाया जाना, ठीक है ना? लेकिन पक्षियों वाले कौन से लक्षण थे? पंख का पाया जाना और चोंच का पाया जाना।
ये बर्ड के समान कैरेक्टर थे, है ना, ये पक्षियों वाले लक्षण हैं, बर्ड कैरेक्टर इन आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है ना, याद रख लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट बेटा। देखिए, डायनासोर पृथ्वी से लगभग कितने वर्ष पूर्व विलुप्त हो गए थे, बताओ। देखे, अप्रोक्स हाउ मेनी ईयर अगो डिड डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम अर्थ। कितने वर्ष पहले डायनासोर विलुप्त हो गए बेटा, कितने वर्ष पहले। हमारे पृथ्वी पे पहले डायनासोर रहा करते थे ना, बिल्कुल। डायनासोर क्या है, विशालकाय सरीसृप है, बहुत ही बड़े आकार के रेप्टाइल्स थे बेटा ये, है ना। कितने टाइम पहले विलुप्त हुए, 65 मिलियन ईयर अगो, 1000 ईयर अगो, 10 मिलियन ईयर अगो, या 200 ईयर अगो। बताओ सही कौन सा होगा, सही कौन सा होगा। आशा, वीरेंद्र, कविता, 65 ईयर नहीं लिख देना, एक बच्चा लिख रहा है 65 ईयर अगो। इसका मतलब तो हमारे दादाजी ने देखा होगा डायनासोरस को, है, क्या कहते हो, है भाई। जब हमारे देश में स्वतंत्रता की जंग चल रही थी तब तो डायनासोरस भी साथ में लड़ रहे होंगे, है ना। क्या लगता है भाई, 65 वर्ष वाले बच्चे हैं? कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, है ना। इतने भी अगर नए होते ना तब तो ठीक ही था भाई, तब तो एक आध तो आज भी बच ही जाता, है ना। अब देखो, तो 65 मिलियन ईयर अगो, 65 मिलियन वर्ष पहले ये धरती से गायब हो गए। और ये बात आप किसी को बताना मत। हुआ ये था बेटा, एक दिन मैं जंगलों से होके आ रहा था और कोई डायनासोरस था, उसने कुछ ज्यादा ही मतलब हरकत कर दी, बदमाशी करने लग गया, जंगलों में जानवरों को मारते खाते। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने भाई साहब इन सब को धरती से, ठीक है ना, वो दिन है और आज का दिन है, एक डायनासोरस नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको इसके जीवाश्म मिलेंगे, वो बात अलग है। अब तो समझ में आ गई विजय सर की ताकत, है ना। हाँ, अब देखो मित्रों सुनो, अब देखो, अब आप कहोगे सर फिर ये विजय सर कौन से हैं और वो वाले कौन से थे, हैं। हाँ, मैं एक दिन कह रहा था कि मैं पुनर्जन्म पे भरोसा नहीं करता, अब मैं कह रहा हूं कि मैं पुनर्जन्म पे भरोसा करता हूं। हाँ, अब देखो, तो ट्राइनोसोरस रेक्स की ऊंचाई लगभग कितनी थी, व्हाट वाज द अप्रोक्स हाइट ऑफ ट्रायोरेनोसोरस रेक्स। पहले तो सर ये टायरेनोसोरस है क्या, अरे भैया डायनासोरस के अंदर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा हाइट वाला डायनासोरस यही था, सबसे ऊंचा डायनासोरस, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा डायनासोर कितना बड़ा था सर, है। अब वो तो आप बताओगे, 10 फीट की, 20 फीट की, 50 फीट की, 5 फीट। 94% बच्चों ने भी जवाब दिया है 20 फीट। 20 फीट कितना होता है पता है आपको, ये विजय सर की जो हाइट है ना, ये वाली, ये तो कोई 5-7 फीट भी नहीं, 7 फीट तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, है ना, 6 फीट के आसपास होगी। अब देखो बेटा, एक जो रूम होता है आपके घर, आपके जो मकान बने हुए हैं, जो कमरा बना हुआ है, उसकी हाइट है 10 फीट की। सामान्यतः एक कमरा जो है वो 10 फीट का होता है, एक कमरे के ऊपर एक कमरा और, मतलब कि एक ये फर्स्ट फ्लोर और ये ग्राउंड फ्लोर। तो अब इसकी हाइट हो गई 20 फीट, इतनी हाइट थी, और लंबाई तो इससे भी ज्यादा, मतलब इतने ज्यादा ऊंचे, इतने ज्यादा बड़े, है ना। हाँ भाई साहब, 50 हाथियों को एक साथ निगलने की क्षमता रखते हैं ये, है ना।
इतने विशालकाय थे, इसलिए धरती पर जब तक डायनासोर थे तब तक बाकी जीव जंतु तो बेचारे इवोल्व हो ही नहीं सकते। ये तो बाकी जीवों को तो छोड़ता ही नहीं था। जब ये विलुप्त हुए ना डायनासोर, तब जाकर के बेटा बाकी जंतु कहीं ना कहीं इवोल्व हुए। ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो सबसे ज्यादा हाइट अगर किसी की थी तो वो ट्राइरेनोसोरस रेक्स की थी। ओके, भूलना मत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मीन्ट बाय होमोलोगस ऑर्गन? समजात अंग का क्या अर्थ है? ओहो, समजात अंग बेटा, एक होता है समजात अंग और दूसरा होता है समरूप अंग। एक होता है होमोलोगस तो दूसरा होता है एनालोगस। ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है बेटा, आपसे होमोलोगस पूछा है तो होमोलोगस का क्या अर्थ है बताओ? उत्पत्ति समान, कार्य अलग। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। उत्पत्ति अलग, कार्य समान। ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। उत्पत्ति और कार्य दोनों समान, ओरिजिन एंड फंक्शन बोथ आर सेम। फिर उत्पत्ति और कार्य दोनों अलग, ओरिजिन एंड फंक्शन बोथ डिफरेंट। बताओ जी, जो आंसर देगा ना वही ब्रिलियंट होगा, है ना? अरे जो आंसर देगा वही ब्रिलियंट होगा। हाँ, एक बच्चा तो बस लिख रहा है 100, 100, है ना? हाँ, हर प्रश्न पे ABCD नहीं लिख रहा, 100 लिख रहा है सीधा। पता नहीं इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं पानी पी लूं। हाँ, इतना बहुत है। ठीक है ना? हाँ जी। अब जो ये 100 लिख रहा है ना, 100, जो बार बार 100 लिख रहा है ना, सोच ले। हाँ, और हमारे इधर इसको बोलते हैं 100 नहीं। ये अब एक बच्चा कह रहा है सर ये 100 थोड़ी है, ये तो 100 है। 100 बोलते हैं हमारे यहाँ पे, है ना? हाँ, देसी भाषा में बोलते हैं 100। 100 मतलब सोटा। हाँ, ठीक है ना? हाँ जी। अब ये मत बोलना कि विजय सर आज पता चला आप भी स्टूडियो में ये लठ रखते हो, इसका मतलब टेक्निकल टीम की हालत खराब होती होगी। ये तो पक्का है ना? 2-4 लठ तो जड़ ही जाते होंगे उनके, हैं जी? हैं? हाँ, ठीक है ना? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना? हाँ, ठीक है ना? हाँ, ये तो बच्चों आपको डराने के लिए है ताकि आप सही ढंग से जवाब दो। जो जवाब नहीं देगा उसकी ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी। हाँ, अब देखो बेटा, उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग, उत्पत्ति समान और कार्य अलग अलग, उनको बोलते हैं समजात अंग। भूलोगे तो नहीं ना कभी बेटा? भूलोगे तो नहीं ना, है ना? तो होमोलोगस ऑर्गन की जब भी बात करेंगे, ये ओरिजिन में तो होंगे सिमिलर या सेम, बट इनका फंक्शन होगा डिफरेंट। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है भाई। हाँ, अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? मानव, चीता, व्हेल और चमगादड़ के अग्रपाद की अस्थियों में समानता क्या दर्शाती है? What does the similarity in four-limb bone of human, cheetah, whale and bat? बेटा, ये हमारे 4 लिम्ब है, मानव के हाथ ये 4 लिम्ब है ना? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चीता, बिल्ली, कुत्ता, इनके अगले जो पैर है उनको 4 लिम्ब बोलते हैं, अग्रपाद। इनमें सिमिलरिटी है। किस तरह की सिमिलरिटी है जरा बताना तो? सेम फंक्शन, कॉमन एंसेस्ट्री, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डिफरेंट ओरिजिन। बताओ, क्या ये इनका जो अग्रपाद है इन चारों का वो काम एक जैसा है, समान पूर्वजता प्रदर्शित करता है? मतलब इन सब की उत्पत्ति एक जैसे किसी पूर्वज से हुई है क्या? क्या इनमें अभी सारी विकास पाया जाता है या अलग अलग उत्पत्ति?
सही आंसर दे दो, नहीं तो शॉर्ट पड़ेंगे। हाँ जी भाई, हमें तो बहुत लठ पड़े थे, हमारे गुरुजी बहुत पीटते थे हमें तो, सच में। ठीक है ना, हमें तो बहाना बनाना पड़ता था भाई साहब। हमें पता चल जाता था कि आज सर चैप्टर पूछेंगे, है ना, है ना। उस समय भाई बहाना बनाते थे, और ये शाम को जब सोते थे तो ये सोच के सोते थे काश बुखार आ जाए। और भाई साहब बुखार भी इतना ढीठ, है ना। वो कहता मैं क्यों आऊं बिन मौसम, है ना। और भाई साहब बुखार नहीं आता था सच में, ठीक है ना, है ना। और फिर किसी दिन अगर हॉस्टल में रुक जाते थे तो भाई साहब वहां पीटीआई जी के डबल शॉट पड़ते, ठीक है ना, लठ पे लठ, है ना। हाँ, अब देखो मित्रों सुनो, तो इसलिए पढ़ाई के मामले में कोई बचपना नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देखो बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे बेटा कौन हो, चीता हो, चाहे व्हेल हो, और चाहे चमगादड़ हो, और चाहे मानव हो, है ना, इनमें समजात अंग पाए जाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। इनका जो अग्रपाद है ये होमोलोगस ऑर्गन का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इनमें समान पूर्वज, इनकी जो उत्पत्ति है वो एक जैसे पूर्वज से हुई है। कोई ना कोई पीढ़ी में पीछे जाते रहो, कोई ना कोई जनरेशन में जाकर के इन चारों के पूर्वज मिल जाएंगे भाई साहब, है ना। बिल्कुल जी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये समान पूर्वजता को प्रदर्शित करेंगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता तो मानव, चीता, व्हेल और चमगादड़ के अग्रपाद ये किस प्रकार का अंग है, समजात की समरूप, अगर अंग के बारे में पूछता तो हम आंसर लिखते समजात। ये किस प्रकार के अंग का उदाहरण है बेटा? होमोलोगस। और होमोलोगस जो ऑर्गन होते हैं वो समान पूर्वजता को प्रदर्शित करते हैं। सच में, सच में, हाँ सच में। अब देखो बेटा, पक्षी के पंख, तितली के पंख, इसके उदाहरण है विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ बटरफ्लाई आर एग्जाम्पल ऑफ। बताओ, होमोलोगस, एनालोगस, वेस्टिजियल या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इतना कठिन क्वेश्चन कहां से आया रे? हाँ, इसका अगर गलत आंसर दिया तो मैं सच में पिटाई कर दूंगा बेटा, सच में। हाँ, हेलो 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 हेलो, वॉइस आ रही है का? हेलो, हाँ। अब देखो मित्रों, पक्षी के पंख और तितली के पंख। बेटा पक्षी पंख के द्वारा फ्लाई करता है, बटरफ्लाई भी फ्लाई करती है, दोनों के पंख का काम एक जैसा है ना। तो जब कोई ऑर्गन का फंक्शन सिमिलर हो तो उसे एनालोगस बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन का हमेशा फंक्शन कैसा होगा बेटा? सिमिलर होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो, है ना। ये ऐसे ऑर्गन है जिनका काम क्या होता है बेटा? समान होता है, लेकिन इनकी उत्पत्ति जो होगी ना, ओरिजिन इनकी हमेशा अलग अलग होती है। उत्पत्ति कभी भी समान नहीं होगी। याद रख लोगे बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, भूलना मना है।